हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो अपन ने लास्ट की क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फेजेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इसके कितने फेजेज होते हैं। तो इसके सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेज होते हैं। फर्स्ट वन इज द जनरेशन फेज। दूसरा फेज हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, जिसमें क्या अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड थर्ड वन इज द डिस्पोस्टिंग फेज। तो फर्स्ट पेज में क्या होता है कि एक फर्म क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती है हाउस होल्ड को। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्म्स प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स with the help of फैक्टर इनकम। तो क्या यहाँ पे फैक्टर इनकम की हेल्प से क्या फर्म्स प्रोवाइड करवाती है गुड्स एंड सर्विस किसको, हाउस होल्ड को। और हमारे फैक्टर इनकम में हमने बात की थी जैसे लेबर हो गया, लैंड हो गई, कैपिटल हो गया और इंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो उनकी हेल्प से क्या एक फर्म हाउस होल्ड को क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। और सेकेंड फेज में क्या होता है कि फर्म डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किसका किसका होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम बाय फर्म टू हाउस होल्ड। सेकेंड फेज में क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पे जो भी उनकी फैक्टर इनकम होती है, जैसे अगर लेबर हो गया तो फर्म क्या उनको वेजेस देती है, और अगर उन्होंने लैंड दे रखी है तो फर्म क्या उस पर रेंट देती है। अगर किसी हाउस होल्ड की कैपिटल तो फर्म क्या उस पर इंटरेस्ट देती है। अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप कर रखी है तो उस पर प्रॉफिट देती है फर्म। तो सेकंड में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। और थर्ड में क्या होता है कि एक कंज्यूमर के अपने कंजप्शन के लिए, एक हाउस होल्ड के अपने कंजम्पशन के लिए इंटायर इनकम स्पेंड कर देता है फर्म पे। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेंडिंग द इंटायर फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे इन 3 फेजेस के बारे में बात हो गई कि फर्म हाउस होल्ड को पैसे देती है, हाउस होल्ड फिर क्या उनको उस फर्म में ही वापस क्या कंजप्शन कर देता है, स्पेंड कर देता है इनकम। तो यहाँ पे ये 3 फेजेस, फर्स्ट इज द जनरेशन फेज, सेकंड वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड थर्ड वन इज द डिस्पोस्टिंग फेज। अब अपन बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। ये क्या होता है। तो डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, जिसको ऑपरेट कौन करता है, एक मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो लोग रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओन्ड या ऑपरेटेड बाई रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब किसी चीज़ को ऑपरेट अगर इंडियन रेजिडेंट्स करते हैं तो किस में आता है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। तो मैं इसको समझाती हूँ। मैंने ये यहाँ पे मैप पहले से बना रखा है। तो ये हमारा मैप है, तो ये इंडिया है। पता नहीं मैप सही लग भी रहा है या नहीं लग रहा, बट आपको मान लेना है कि ये इंडिया है। तो इसके जो मतलब ये बाउंड्री है, जो हमारी ये बाउंड्री है, इसके अंदर की सारी चीज़ें क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसके बाहर मतलब कि दूसरी कोई कंट्री है, इधर मतलब कि वाटर है जो क्या जो कि मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता है, क्योंकि वो इंडिया से बाहर है। और इधर पर दूसरी कोई कंट्री है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी है, हम या तो जो रेजिडेंट्स हो गए या फिर जो भी फर्म्स वगैरह हो गई, जिसको क्या इंडियन रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है, कोई इंडियन रेजिडेंट जिसको ऑपरेट करता है, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इंडिया के अंदर। आपको मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कोई सीप है जो क्या इंडिया से मलेशिया जा रही है, तो उसको ऑपरेट कौन करता है, वो क्या इंडियन सीप है। तो वो क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आती है।
ऐसा नहीं है कि अगर मलेशिया जाके वो मलेशिया की होगी फिर भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आएगी, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी मानी जाएगी। ऐसे ही जैसे एरोप्लेन हो गई जो क्या इंडिया टू यूएसए जा रही है, और वो भी क्या है, वो भी क्या है, इंडियन एयरप्लेन है, तो वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी हमारी विद इन द डोमेस्टिक करंट के अंदर ही मानी जाएगी, क्योंकि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसलिए वो भी इसके अंदर ही मानी जाएगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल वाटर है, इसके पास में यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, इसके अंदर क्या मशीनें वगैरह लगी हुई हैं जिनसे क्या अपन माइंस वगैरह के लिए इनके लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या किस में आएगा, फिर वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। क्योंकि उसको भी ऑपरेट कौन कर रहा है, हमारे इंडिया कर रही है, तो वो भी क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा, क्योंकि जब अपन इसको क्या ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो भी इसमें आ जाएगा। या फिर कोई मिलिट्री है, मिलिट्री और कॉन्सुलेट, फॉर एग्जांपल कोई बॉर्डर पे आर्मी की कोई हो, मतलब कि बॉर्डर पे है आर्मी की सेना, तो वो क्या किस में आएगा, मतलब कि बॉर्डर पे या तो न तो वो मतलब कि इंडिया में है ना ही पाकिस्तान में, तो वो किस में आएगा, अगर वहाँ पे अगर कोई इंडियन रेजिडेंस है तो वो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। और जब कोई दूसरी कंट्री का होगा तो क्या वो दूसरी कंट्री का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, तो यहाँ पे जो इंडिया का होगा वो क्या उसमें आएगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि अगर आप इंडिया के हो और आपको यूएसए जाना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीज़ा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मतलब कि यूएसए की ऑफिस होती है इंडिया में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बेसी, तो उसके लिए क्या उस इंडियन रेजिडेंट्स को इससे परमिशन लेना पड़ेगा, जो क्या यूएसए की ऑफिस है। तो ये क्या किस में मानी जाएगी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये मतलब कि है हमारी कंट्री में, लेकिन क्या उसका कोई हमारे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम, मतलब वो उसको यूएसए के जो रेजिडेंट है वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। और जैसे इंडिया है, अगर उसकी कोई यूएसए में है तो वो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा, क्योंकि उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, उसको इंडिया ही ऑपरेट कर रहा है, तो उसमें माना जाएगा। तो इस तरह से इसका मीनिंग क्या होगा डोमेस्टिक टेरिटरी का, इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट वन है कि जो भी हमारे कि विद इन द कंट्री जो भी हो रहा है वो सब आ जाएगा। सेकेंड वन क्या है, शिप्स या कोई एयरक्राफ्ट्स, ये सब उसमें आ जाएंगे। अगर हमारे यहाँ कंट्री से बाहर कोई इंटरनेशनल वाटर में क्या अपन वो कर रहे हैं, यहाँ से ऑयल निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, कोई गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी। थर्ड वन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिलिट्री प्लस इंडियन एम्बेसी, तो वो सब क्या आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या क्या ये सारी चीज़ें होगी, इंक्लूड होगी, क्या होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी।